रामदास तौजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट की नेक्स्ट वीडियो में कि जिसमें अपन बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था में क्या अंतर होता है। आज अपन बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट की, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मध्यवर्ती क्या होते हैं कि कोई अभिक्रिया यदि एक पद में संपन्न होती है तो बनती है संक्रमण अवस्था, ठीक है। और यदि अभिक्रिया कम से कम दो पद में संपन्न हो तो दो संक्रमण अवस्थाएं बनेगी और उन दो संक्रमण अवस्थाओं के बीच में एक मध्यवर्ती बनता है और ये मध्यवर्ती है वो संक्रमण अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल पे रहता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब हम बात करें मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती अपने सिलेबस में है, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता था कार्ब धनायन, इसको अपन कार्बोकेटायन भी बोलते हैं, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन इसको कहा जाता है। दूसरा मध्यवर्ती अपने पास में आता है मुक्त मूलक। अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे तो इसको कार्बन मुक्त मूलक भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको लिखते हैं अपन फ्री रेडिकल। तीसरा मुक्त मूलक आता है अपना कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन इसको अपन बोल सकते हैं कार्बेनियन या कार्ब एनायन इसको बोल सकते हैं अपन। चौथा मुक्त मूलक अपने पास में आता है कार्बीन, ठीक है, इसको हिंदी में भी अपन कार्बीन लिखेंगे। पांचवें नंबर पे आता है अपना एराइन या इसको अपन बोल सकते हैं बेंजाइन, ठीक है। इसको अपन लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वही बेंजाइन लिखेंगे, और कोई क्रम अपने पास में नहीं है। 6 नंबर पे आता है अपने पास में नाइट्रीन, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे, नाइट्रीन ही लिखेंगे। तो ये है अपने पास में 6 इंटरमीडिएट और ये 6 में से आपसे कोई भी 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी की बात कर सकता है आपसे, इनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछ सकता है, वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी एक बार 6 नाम अपने को याद रखने हैं। पहले नंबर पे कार्ब धनायन है कार्बोकेटायन, जिसको अपन कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कार्ब ऋणायन, जिसको अपन बोल सकते हैं कार्बेनियन आयन बोल सकते हैं। चौथे नंबर पे कार्बीन। पांचवें नंबर पे आता है एराइन या बेंजाइन, है ना, आपको इस नाम से ज्यादा पूछेगा। ये एराइन जो है वो इनका कॉमन नाम है, बेंजीन से बेंजाइन, है ना। तो ये आपसे डायरेक्ट इस नाम से पूछेगा, बेंजाइन के नाम से। इसके पूछने के चांसेस आप यूजी लेवल पे कम होते हैं एराइन नाम से। फिर आता है 6 नंबर पे नाइट्रीन। तो ये 6 इंटरमीडिएट हैं और 6 के 6 क्या होते हैं अपने पास में, इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब इनको एक एक क्रम से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं कार्ब धनायन की, कार्ब धनायन, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कार्बोकेटायन लिख सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं,
कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं, कार्बोनियम। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहले तो इसको पढ़िए होता क्या है। देखिए, यदि कार्बन कोई कार्बनिक यौगिक है और उसका यदि विषमांश विखंडन, ध्यान रखना आयन हमेशा तभी बनेंगे जब विषमांश विखंडन होता है। तो विषमांश विखंडन से मान लीजिए अपने पास में एक कार्बन है, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर एक हाइड्रोजन लगा दिया और इधर मैंने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, या कोई और एटम मान सकते हैं आप इसको। तो यदि कार्बन से ज्यादा विद्युतऋणी एलिमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ है और टूटता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन वो लेके जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास में CH3, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस H माइनस। ठीक है, और ये बनता कैसे है, तो ये बनता है विषमांश विखंडन से, विषमांश विखंडन से बनता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बनेगा। तो अपन इसको देखें तो ये है अपना कार्बोकेटाइन या कार्ब धन आयन। ठीक है, अब यहां पे अपना हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल ग्रुप भी जुड़े हुए हो सकते हैं इस पे। ठीक है, तो अपन सिंपल से इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं अपन कि कोई भी कार्बनिक स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो, कार्बन पे धनावेश हो, उसको क्या कहेंगे अपन, कार्ब धनायन कहेंगे। ठीक है, और अब देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होने के कारण क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की तलाश रहती है इसको। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये कहां अटैक करेगा, ये वहां अटैक करता है, उस साइट पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां अटैक करेगा, उस सेंटर पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वहां अटैक करेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है। ये था इसका सिंपल डेफिनेशन, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके संकरण की। तो देखिए, कार्ब धनायन जो होता है, हाँ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस स्पीशीज की बात कर लेते हैं, एक से समझ में आ जाएगी। तो इसका यदि अपन संकरण देखें तो कार्बन जो है उसकी 3 संयोजकताएं हैं, तीनों क्या हैं, sp2 संकृत हैं, ये भी sp2 है। तो अब अपन CH3+ की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन की तीनों sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन ये तीनों क्या है, एक ही तल में, तो जो चौथा ऑर्बिटल बच गया कार्बन का, कौन सा बच गया, एक S काम में आ गया, 2p है ना, तो sp2 संकरण हो गया, तो एक p बच गया ना, pz, वो इस तल पे क्या होता है, लंबवत होता है। तो यदि इनको अपने बोर्ड के तल में मान ले तीनों sp2 को, तो ये कहां है, ये आधा लोब इधर और आधा लोब इस बोर्ड के बैक साइड में, तो ये आपका pz असंकृत कक्षक है। तो ये था इसका संकरण की बात है। तो ध्यान रखना, कार्ब धनायन में जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp2 संकृत होते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी शेप कैसी, इसकी ज्यामिति कैसी होगी। तो देखो sp2 संकृत कक्षक है तो क्या होगा, समतलीय एक ही तल में, तो क्या हो जाएगा, समतल त्रिभुजीय, ये इसकी शेप होगी, समतल त्रिभुजीय। ठीक है, और एक जो असंकृत कक्षक है वो आधा इधर फ्रंट साइड में और आधा
बैक साइड में, इसमें मैंने दिखाया नहीं है, यहां पे मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। उस खाली पी जेड ऑर्बिटल के कारण इसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये बात होगी इसकी, दो तीन चीजें देख ली अपन, इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका संकरण देख लिया, इसका शेप देख ली, ज्यामिति देख ली। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि इनकी स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है। तो या तो आपसे इसमें शॉर्ट नोट पूछेगा या आपसे इनकी स्टेबिलिटी की बात करेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और क्यों होती है। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर यदि अपन कंसीडर करते हैं तो उसमें अपने पास में आता है एक तो संयुग्मन, ठीक है, कंजुगेशन जिसको बोलते हैं, इसको अपन यहां पर अनुनाद के रूप में समझेंगे। दूसरा फैक्टर आता है अतिसंयुग्मन, इसके द्वारा भी अपन इसकी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तीसरा फैक्टर अपन काम में लेते हैं प्रेरण प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है। चौथा फैक्टर अपन काम में लेते हैं विलायक। ये चार फैक्टर अपन इसकी स्टेबिलिटी को समझने में काम में लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन संयुग्मन की बात करते हैं। देखो अनुनाद की, मान लीजिए अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस, ये एक कार्बोकेटाइन है, CH2 प्लस, ये एक कार्बोकेटाइन अपने पास में है। अब इसको देखें अपने, तो देखो इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बंध, ठीक है। और ये इस कार्बन पे क्या है, द्विबंध से जुड़ा हुआ है कार्बन। तो इस द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में क्या है, सिग्मा बंध है। तो ये क्या है, कंजुगेशन में, क्या कंजुगेशन में है, पाई बंध और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, कंजुगेशन में है, संयुग्मन में है। तो संयुग्मन में होने के कारण क्या करेंगे, अनुनाद शो करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दो अनुनादी संरचनाएं इसकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये एरो मैंने किसका लगाया है, अनुनाद को इस एरो के द्वारा शो करते हैं। तो ये दो अनुनादी संरचनाएं इसके अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये था एरिल कार्बोकेटाइन, इसको क्या बोलते हैं, एरिल कार्बोकेटाइन या एरिल कार्बोकेटाइन, और इसकी दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया संयुग्मन का। ऐसे ही अपन दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अपन लिखेंगे, मान लीजिए अपने पास में है कोई बेंजीन, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ आपका, ये कोई CH2 प्लस, तो ये बेंजीन कार्बोकेटाइन। अब देखिए इसको, अब यहां भी क्या स्थिति है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, उसके बाद में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है, एक सिग्मा बंध है। तो ये दोनों भी क्या है, कंजुगेशन में है। तो क्या हो जाएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकलेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, पाई बंध यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बंध एज इट इज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्थिति की बात करें तो अपन नेक्स्ट स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसे का वैसे बना लो, कुछ नहीं होना बाकी। देखो इसमें ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये CH2। अब देखो ये पाई बंध इधर मूव करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां पर। तो अगर आपको अनुनादी संरचनाएं नहीं लिखनी आती तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको नहीं छेड़ना है अपने को, इस पे देखो कोई मूवमेंट नहीं किया है मैंने, एज इट इज है।
तो यहां पर तो क्या आ गया, पाई 1 शिफ्ट हो गया और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्थिति की बात करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, यहां। तो देखो पाई 1 जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट अपोजिट साइड में चलता है। अब देखो इसको, ये डबल बॉन्ड है CH2, ये इसको नहीं छेड़ना, अपने को क्या करना है, इसको यहां लगाना है, ये लगा दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अंतिम स्थिति में क्या होगा, ये पाई 1 यहां और ये पॉजिटिव चार्ज यहां, वापस पूर्ववत अवस्था आ जाएगी। तो देखो ये जो कार्बोकेटायन था उससे ये आपका बेंजीन फेनिल रिंग जुड़ने से क्या हो गया, इसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, क्योंकि इसमें लगातार कंजुगेशन चल रहा है पाई बंद का, ये कंजुगेशन में है, फिर ये सिग्मा बंद, ये पाई बंद, ये कंजुगेशन में आ गया, फिर ये सिग्मा, ये पाई वापस ये कंजुगेशन में आ गया। तो इस तरह से इसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी संरचनाएं बन गई, 4 संरचनाएं बन गई है। ठीक है, तो एल्यूल में क्या बन रही थी, 2 संरचनाएं, और बेंजीन रिंग लगती है, क्या बन गया इसमें, 4 अनुनादी संरचनाएं। तो ध्यान रखना कि अगर कार्बोकेटायन से कोई फेनिल रिंग जितनी ज्यादा जुड़ी होंगी उसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी और वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर है। उसके बाद में बात करें अपन, मान लीजिए इसकी बात करते हैं अपन, CH3 और ये प्लस, ठीक है। देखिए इसमें ये अपने को पता है कि एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्रेरण प्रवाह की बात करें तो एल्किल समूह का हमेशा क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो इस समूह के प्लस आई इफेक्ट के कारण इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, कमी आ जाएगी। ऐसे इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके प्रभाव से इस बंध के इलेक्ट्रॉन भी आंशिक रूप से इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज में कुछ कमी आएगी। और इधर भी यही स्थिति है, तो इसके प्लस आई इफेक्ट से इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे मामूली सा, तो यहां भी इस पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पहले था उसमें आंशिक रूप से क्या आती, कमी आती है, और पॉजिटिव चार्ज में आंशिक रूप से कमी आती है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि इसकी क्रियाशीलता किस कारण से है, पॉजिटिव चार्ज के कारण से, और उसमें कमी आएगी तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और क्रियाशीलता कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट था। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर 2 CH3 ग्रुप लगाता हूं मैं, ठीक है, ये CH ये प्लस। अब देखो यहां पर 3 के कारण इस पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही थी, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, क्रियाशीलता में कमी आ रही थी। एक ही फैक्टर को पकड़ो आप, केवल इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्रियाशीलता उसके जस्ट विपरीत होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी पॉजिटिव चार्ज में कमी आने से। यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कमी कम आएगी, क्योंकि इसमें 2 ही मेथिल ग्रुप हैं, ठीक है। और यदि इसकी बात करें तो CH3 CH2 प्लस, तो इसके पास तो एक ही मेथिल ग्रुप है, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो इसकी स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इसकी बात करें CH3 प्लस की, तो इसके पास तो कोई एल्किल समूह है ही नहीं जो इसकी स्थायित्व को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है। तो इनकी क्रियाशीलता, इसकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये स्थायी, उसके बाद में ये, फिर ये, और सबसे कम ये हो जाएगा। ये प्रेरण प्रभाव की बात थी प्लस आई इफेक्ट की। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इसके स्थायित्व को बढ़ाता है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो जाएगी, स्थायित्व कम हो जाएगा। ये प्रेरण प्रभाव की बात होगी। अब बात करते हैं अतिसंयुग्मन की। तो अतिसंयुग्मन क्या होता है, इसी में देख लेते हैं, एक एग्जांपल से यही समझा देता हूं आपको।
ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके नजदीक वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन होता है। और उस पे जो हाइड्रोजन होता है वो कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो क्या होगा? अतिसंयुग्मन दर्शाया जाएगा। तो देखिए इसको अतिसंयुग्मन क्या होता है? इस बंध, ये बंध टूटेगा, ठीक है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे? इस कार्बन के पास में, तो ये क्या बन गया? C माइनस, और ये क्या है? C प्लस। इनके बीच में क्या होगा? एक बार बॉन्डिंग बन जाएगी, तो इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। आगे बात समझ में? दोबारा देख लें, इस पे प्लस चार्ज है कार्बन पे, ये बंध बना हुआ है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो इसलिए माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस क्या करेंगे? पाई बंध का फॉर्मेशन। तो देखो एक स्थिति में अपने पास में क्या है? इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन के कारण पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया? एक बार खत्म हो गया, अल्प क्षण के लिए यो एक बार तो हो गया। तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होते क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। तो ये स्थायित्व इसके द्वारा क्या होता है? बढ़ता है। एक बार इसके द्वारा हो गया, ये दो वापस बॉन्डिंग, ये प्लस चार्ज, फिर इसके द्वारा हो जाएगा ये प्लस, ये पाई बॉन्डिंग, ठीक है, फिर वापस ये टूटेगा, ये प्लस, इनके बीच में बॉन्डिंग, इसके द्वारा टूट जाएगा ये प्लस और ये आपका। तो एक मिथाइल समूह जुड़ने से 3 अतिसंयुग्मन संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अतिसंयुग्मन संरचनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी और स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उतनी समय के लिए क्या रहेगा? गायब रहेगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जितने मिथाइल समूह होंगे तो अतिसंयुग्मन के आधार पर भी क्या रहेगा? यही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि इसमें 3 है तो एक के द्वारा 3 अतिसंयुग्मन संरचनाएं बन रही हैं, 3 इसकी, 6, 3 9 और एक ओरिजिनल संरचना, तो इसके द्वारा टोटल संरचनाओं की संख्या कितनी हो गई? 10। यहां पर कितनी देखने को मिलेंगी? इस कार्बन से देखो अल्फा कार्बन ये है, इस पे हाइड्रोजन कितने? 3, इधर अल्फा ये है 3, ये 6 और एक ओरिजिनल संरचना 7 है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे नहीं है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संरचना देखने को मिलेगी? 3 अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक ओरिजिनल संरचना 4, यहाँ पर कितनी होंगी? 0। तो ये था अतिसंयुग्मन। तो ये अतिसंयुग्मन के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। विलायक का तो इसमें तो अपने को पता है कि जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पर कोई विलायक अपन ने ध्रुवीय डाल रखा है तो उसका नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ क्या होगा? है ना, उसके चारों तरफ एसोसिएट हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ये 4 फैक्टर हैं। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी को अपन को शो करना हो, आपसे दी जा सकती है, काफी सारे कंपाउंड आपको दिए जा सकते हैं, तो उनका ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए C6H5 का होल थ्राइस C+ सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इनकी ग्रुप पर 3 जुड़े हुए, इनकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या ज्यादा होगी। उसके बाद में C6H5 का होल ट्वाइस CH+, उससे कम किसका हो जाएगा? C6H5 CH2+, और इससे कम किसका हो जाएगा? एलिल ग्रुप का, एलिल कार्बोकैटायन, उससे कम तृतीयक कार्बोकैटायन, उससे कम द्वितीयक कार्बोकैटायन, उससे कम CH3 CH+ प्राथमिक, और सबसे कम क्या हो जाएगा आपका? CH3+। ये इनका ऑर्डर होगा क्रम स्थायित्व का, किसका? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो
तो ये आज अपन ने कार्ब विनाइन कार्बोकेटाइन की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन कार्ब रेनाइन की। थैंक यू।